नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज हम 51 से 75 तक प्रथम स्कूल या कहता प्रथम प्रश्न पत्र का जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसका फर्स्ट टेस्ट है वो राजनीति विज्ञान का है। 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 4 मेजर हैं, 4 फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। तीसरे वीडियो में हम 51 से 75 तक करेंगे। अभी एक महिला अभ्यर्थी का कई और अभ्यर्थियों को मैसेज आ रहे हैं कि सर हम पॉलिटिकल छोड़ना चाह रहे थे कि फर्स्ट पेपर में अपन, क्योंकि वो कोई ज्योग्राफी का है, कोई फिजिक्स का है, तो आपसे पॉलिटिकल पढ़ी तो 5 में से 4 क्वेश्चन सही किए हैं, एक प्रस्तावना वाला हमें नहीं आया। तो मैं कई दिनों से सोच रहा प्रस्तावना के बारे में कराऊँ, लेकिन करवा नहीं पाया। एक वीडियो बनाया जरूर था, वो रियल स्टडी के लिए बनाया था। तो जल्दी प्रस्तावना पर 1 घंटा के समथिंग एक वीडियो बनेगा, अच्छा सा बनाऊंगा। फिर बाद में मूल अधिकारों पर बात करेंगे, मूल कर्तव्यों पर बनाएंगे। धीरे धीरे करके हम पॉलिटिकल से के क्षेत्र में हमें काम करना है। मेरा मेन मकसद है वो पॉलिटिकल के क्षेत्र में काम करने का है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, जो मैटर बताएगा समग्र रणनीति प्लस 100 अंक, और प्लस में ये टेस्ट चीज़ आपने ज्वाइन कर ली, इसमें हम कम से कम 5000 से 6000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आई हुए सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट इसमें कवर कर रहे हैं। कुछ आपको देखना है गाइड वगैरह में, तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस सामान्य सोच के साथ आप अगर क्वेश्चन करोगे तो एक ही क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। साइंस मैथ अगर नहीं आती है तो छोड़ भी सकते हो बाद में। तो अब अपन शुरुआत करने वाले हैं तीसरा वीडियो की। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। ये किस वाद में कहा गया? कोई भी न्यायालय में वाद आता है, उस किस वाद में ये कहा गया था? तो ये किस वाद में कहा गया था? गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। ये वाद कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ये गोरखनाथ वाद वैसे भी चर्चित था। इसने ये भी कहा था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसी वाद में कहा गया था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये काफी चर्चित वाद है, संशोधन नहीं कर सकती। डी सुब्बाराव जी इसके मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम में। तो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर 1973 में एक वाद आया, 1973 केशवानंद भारती वाद है। उसमें इस फैसले को पलटा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। और मूल ढांचे की व्याख्या कौन करता है? जैसे जैसे वाद जाएंगे न्यायपालिका के पास है, तब तब वो व्याख्या के माध्यम से बताता है ये पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतंत्र है, ये अपने मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। मतलब मूल, जैसे पेड़ है तो पेड़ को पूरे को उखाड़ के आप नहीं फेंक सकते। जैसे संसदीय व्यवस्था है तो उसके जगह आप अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं लेके आ सकते। हाँ, उसमें कुछ कमियां है तो सुधार कर सकते हैं, कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है मूल ढांचा। तो इसका अलग अलग व्याख्या के माध्यम से, इसका संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ मूल ढांचा। ये अलग अलग वाद आते हैं, वाद के माध्यम से न्यायपालिका व्याख्या करती है, तब ये अस्तित्व में आते हैं मूल ढांचा। गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, ये कद हुआ था? वाद 1967 में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई के अलावा अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीशों जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होगी? एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और एक अन्य न्यायाधीश होगा। इस मंडल में सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कर, तो नियुक्ति होगी, उसमें 4 जज होंगे। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ? 4 जजेजवाद है।
4 जजेजवाद हैं। क्या जजेजवाद कह सकते हैं, या न्यायाधीश मामले। न्यायाधीश मामले, कई बार ये भी लिखा आ सकता है न्यायाधीश मामले। अब तक क्या जजेजवाद आए हैं। प्रथम जो आया, प्रथम जजेजवाद, इसे प्रथम जजेजवाद भी कह सकते हैं। प्रथम जजेजवाद भी कह सकते हैं इसे, प्रथम जजेजवाद भी कह सकते हैं। ओब्लिक इसको एसपी गुप्ता, एसपी गुप्तावाद के नाम से भी जानते हैं इसे, एसपी गुप्तावाद के नाम से भी इसे जानते हैं। एसपी गुप्तावाद या प्रथम जजेजवाद, ये कब आया, ये 1982 में आया। ये कब आया, ये 1982 में आया। कई बार पूछ लेता है प्रथम जजेजवाद कब आया, 4 आए हैं। 1982 में पहला आया। द्वितीय अपने लिए इंपॉर्टेंट है, द्वितीय जजेजवाद कब आया। द्वितीय जजेजवाद कब आया, ये 1993 में आया। कॉलेजियम की शुरुआत यहीं से हुई, कॉलेजियम की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई। कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई। कॉलेजियम की, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, कॉलेजियम की शुरुआत यहीं से हुई। पहले इसमें कितने जज थे, 1993 में जब शुरुआत हुई तब एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश का एक समूह बनेगा। उसके आधार पर एक मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह बनेगा। वो अनुशंसा करेंगे कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगा। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1993 में हुई। ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई। हमने 1993 में ही किया था। आरपीसी ने वो पहली आंसर की आई थी उनकी प्रथम, उसमें गलत मानना था, और फिर वो फाइनल आंसर की आई उसमें उसने ये मानना पड़ा कि 1993 में सही है। उन्होंने 1998 माना था। तो तीसरा जजेजवाद 1998 है। तीसरा जजेजवाद है वो 1998 है। ये माना था आरपीसी ने। इसमें क्या किया गया था, ये कॉलेजियम की प्रणाली है उसका दायरा थोड़ा व्यापक कर दिया गया। उसमें पहले 1 + 2 थे, इसमें 1 + 4 कर दिए गए। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह है। राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उस पर अंतिम मोहर लगाएगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये इसके आधार पर करता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। चौथा जजेजवाद आया वो 2015 में आया। ये भी चर्चित है, या तो ये चर्चित है, ये भी ठीक है, और ये भी चर्चित है। इनके बारे में एक एक भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 2015 में एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बनाया गया था, अधिनियम 2014 द्वारा, 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा, 2014 द्वारा। 2015 में न्यायपालिका ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का, इसमें अलग एक चयन समिति होगी, वो सिफारिश करेगी। प्रधानमंत्री भी होगा, विपक्ष का नेता भी होगा। तो बाद में इसको 2015 में न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 99 संविधान संशोधन ठंडे बिस्तर में चला गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, न्यायिक पुनर्लोकन का प्रयोग किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब आपको ये याद रखना है कि 4 जजेजवाद आए। प्रथम आया जजेजवाद, प्रथम जजेजवाद भी कहते हैं इसे, एसपी गुप्तावाद भी कहते हैं इसे, 1982 में आया। द्वितीय जो जजेजवाद आया वो 1993 में आया। कॉलेजियम की शुरुआत हुई वो इसी से हुई, कॉलेजियम का जो जन्म हुआ वो इसी से हुआ। और 1 + 2 थे उस टाइम, क्या, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तीसरा जो जजेजवाद आया 1998 में आया। इस कॉलेजियम प्रणाली थी, कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या, समूह की संख्या बढ़ा दी गई। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश बन के सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को और वो उस पर मोहर लगाएंगे। 2015 में ये हुआ कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा गठन किया गया था कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा,
इस संविधान संशोधन करके 99 संविधान संशोधन 2014 द्वारा ये स्थापित किया गया। इसमें एक वो समिति होगी, उसके आधार पर वो सिफारिश करेगी। उसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित किया था, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप था, तो 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसका न्यायपालिका ने इस पर काटो मार दिया कि सरकार का कोई स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये संविधान के विरुद्ध है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश, अब आपको पता है 4 1+4 1998, और प्रश्न की लैंग्वेज पे आपको देखना है 1998। अब आपको ये पूछ रहा है ये शुरुआत कब हुई, 1+4 की शुरुआत कब हुई, तो 1998 से हुई, तीसरे जजेजवाद से। अगर कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत पर पूछे और उसमें 1+2 सदस्य थे, उसकी शुरुआत पूछे, तो आपको 1993 करना है। 1993 कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। दूसरा जजेजवाद था 1993, उसमें 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एड हुक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब होती है? जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं? नहीं। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता? नहीं। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है? नहीं। इसके लिए तो अलग भी तरीका है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, ये सत्य है। एड होक या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के दौरान, न्यायालय चल रहा है उसके दौरान है के लिए न्यायाधीशों का अगर कोरम गणपूर्ति नहीं हो पाती है मामलों के लिए, तब है वो एड होक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे न्यायालय की ये किस में है? तदर्थ न्यायाधीश है। तदर्थ न्यायाधीश एड होक न्यायाधीश है, वो अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर हाई कोर्ट में क्या होता है? हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की जगह अपर न्यायाधीश होते हैं। अपर न्यायाधीश, ये याद रखना है। तदर्थ न्यायाधीशों के आपको पूछ सकता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, तब अनुच्छेद 127 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को। बस अभिलेख न्यायालय कौन होते हैं? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही अभिलेख न्यायालय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, वो 129 के तहत है वो अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है 129 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है। ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसको प्राप्त है, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। कहने का मतलब 2 चीजें होती है। एक तो होता है कि इसके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो सभी निचले अधीनस्थ न्यायालय सब पर मान्य होगा, पूरे भारत में ये मान्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश। दूसरा, अगर इसकी कोई अवमानना करता है तो ये दंड देने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो ये अभिलेख न्यायालय होता है, इसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय। दो आपको कारण बता दिए। और अनुच्छेद 215 के तहत उच्चतम न्यायालय को वही चीजें हैं। उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट राज्यों की हाई कोर्ट है, उनको भी अभिलेख न्यायालय के तहत वही शक्तियां प्राप्त है जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है। तो 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय। ये चीजें ध्यान रखनी है। 55 नंबर, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। बताओ कहाँ वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय में तो किसी हालात में नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते तो उच्च न्यायालय में कैसे करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में नहीं भाई, दोनों को
किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो न्यायिक मामला है, न्यायिक जो है चीजें, उसमें हस्तक्षेप होने की संभावना रहती है। हाँ, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे छूट है कि जिस न्यायालय में वो रहा है वहां पे वो वकालत नहीं कर सकता। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में, अन्य अन्य एचसी में, एचसी और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। इससे क्या है कि न्याय है वो प्रभावित होता है। इसमें क्या है, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप की संभावना रहती है। इसमें हो गया क्लियर? छप्पन, सर्वोच्च न्यायालय को किसी घोषित निर्णय तथा किसी पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किसी पहले दिए गए आदेश पर या निर्णय पर पुनर्विचार की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137 में। अब इनमें दोनों में अंतर समझना। अपने अनुच्छेद 137 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 137 में ये लिखा हुआ है कि न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन का मतलब है रिव्यू ऑफ जजमेंट। क्या कर सकता है इसके तहत? रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू ऑफ जजमेंट कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। जो उन्होंने पूर्व में निर्णय दे दिए हैं या कोई आदेश दे दिया है, उन आदेशों या निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, जिसे अपन कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट कहते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर करना पड़ेगा। एक होता है, एक दूसरा होता है 13(2) के तहत अपन को दिखाई देता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ये केवल और केवल न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ चलता है? क्या तो अमेरिका में चलता है, क्या भारत में चलता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। इसमें अंतर करना है दोस्तों। देखो, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी घोषित निर्णय, अपना जो कोई निर्णय दे चुका है, कोई आदेश दे चुका है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार भी लिख सकते हैं और एक शब्द पुनरावलोकन भी लिख सकते हैं। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब है अपने ही फैसले का दोबारा वो अवलोकन कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। इसका मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। अनुच्छेद 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट है, लेकिन जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये अलग है। खुद के फैसले का, निर्णय का पुनरावलोकन अलग चीज है, रिव्यू ऑफ जजमेंट कहते हैं इसे तो, और न्यायिक पुनरावलोकन अलग है। ये संविधान में शब्द कहीं नहीं लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये केवल और अनुच्छेद 13(2) में ये दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। अभी हम पढ़ के आए थे 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो वो इसके तहत ही घोषित किया गया था। तो दोनों में अंतर समझना है। एक है रिव्यू ऑफ जजमेंट, पुनरावलोकन, अपने निर्णय आदेश का पुनर्विचार भी कह सकते हैं, उसमें पुनर्विचार है या पुनर्समीक्षा भी कह सकते हैं। और एक है न्यायिक पुनरावलोकन। ये संविधान में ये शब्द नहीं लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 13(2) में दिखाई देता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। अब इस तरह से मामले दिए आ सकते हैं। सज्जन सिंह केस बनाम राजस्थान राज्य, ये राजस्थान का ही था, बनाम राजस्थान राज्य। ये कब आया? पहले ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो पहले इसके सन लिख लो, फिर क्या आसानी रहती है मिलाने में। नहीं तो मिलान कई बार क्या है, अपन प्रेशर में, पेपर के प्रेशर में क्या है, इन चीजों को भूल जाते हैं। मिनरल में बाद कब आया था? 1980 के में। कब आया था? 1980 में। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब राज्यवाद कब आया था? अभी अपन बात करके हैं 1967 में। केशवानंद भारती बाद केस कब आया था?
1973 में। इसमें कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद है वो मौलिक प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आधारभूत ढांचा मूल ढांचे को छोड़कर संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किसी भी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। तो अब आपका ये क्रम बन गया। सबसे पहले कौन सा है? सज्जन सिंह केस बनाम राजस्थान राज्य 1965। सबसे पहले 4 नंबर किसमें? अब इस तरह मिलान कर लिया करो, 4 नंबर इसमें भी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपकी आधी बर्डन दूर हो गई। अब 2 ऑप्शन में आप आ गए। इस तरह के क्वेश्चन साथ में अगर वीडियो सॉल्यूशन देखोगे ना तो ये पेपर हल करने की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो इसमें ये 2 तो अपने पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब तीसरा देखो, अब इसने दूसरा है वो अपना है 1967 वाला गोरखनाथ केस बनाम पंजाब राज्यवाद। हम अभी पढ़ के आए थे डी सुब्बाराव जी वाला 1967। तो 2 नंबर इसमें 1 में है, तो आप डायरेक्ट इसको, ये गलत हो गया, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। डायरेक्ट आप इसे इस तरह हल कर सकते हो। बस 2 ऑप्शन आपको है, फिर आपको अगर पता नहीं है 2 का तो भी आपका काम चल जाएगा। इस हिसाब से आप हल क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको पता है आगे बढ़ोगे फिर टाइम लगेगा तो टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आज की टाइम में क्या है, आजकल पॉलिटिकल का ट्रेंड चेंज है, तो सेकंड पेपर में ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और फर्स्ट पेपर तो वैसे ही 2 घंटा का है, उसमें साइंस भी है, मैथ्स भी है, जटिल सब्जेक्ट भी है, जिसके कारण क्या है, तो हिंदी ग्राउंड का है, हिंदी बैकग्राउंड का जो विद्यार्थी है उसकी दिक्कत आती है, तो इसलिए वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। 58वां, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा हटाए जाएंगे? किसके द्वारा हटाए जाएंगे? सर्वोच्च गृह मंत्री नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए नहीं। महाभियोग, हटाना शब्द यूज है, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। हटाना के लिए, निर्वाचन आयुक्त के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, अन्य के लिए नहीं है। वो सारे वीडियो में मैंने आयोग वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 59, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित किसकी राय लेगा? किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अनुच्छेद 102 में 5 बिंदु दे रखे हैं। अनुच्छेद 102 में 5 बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 102 है वो किससे संबंधित है? संसद सदस्यों के लिए निर्भरताओं से संबंधित है। तो उसमें क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। ठीक है, लाभ का पद धारण करना उसके आधार पर भी योग्य होगा। वह विकर्चित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। तीसरा है वह दिवालिया हो गया है। चौथा है भारत का नागरिक नहीं है। इसका मतलब उसने किसी दूसरे विदेशी राज्य की नागरिकता साथ में ले ली है, तो उसकी ऑटोमेटिक अपनी नागरिकता चली जाती है। और 5वां है वो दल बदल है। तो इसमें 4 है ना, कोई लाभ के पद का, विकर्चित का, दिवालिये का, भारत का नागरिक नहीं रहा। तो इसके आधार पर अनुच्छेद 102 में 4 विधि है। उन 4 के आधार पर अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति उनको क्या करता है? निर्भरताओं से संबंधित फैसला करता है। तो ये किसके आधार पर करता है? ये निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है। ये किसकी सिफारिश पर करता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है। और जो 5वां बिंदु है 102 में दिया हुआ दल बदल, इस एक को छोड़कर इसके आधार पर जो फैसला करता है वो सदन का अध्यक्ष करता है। वो कौन करता है? सदन का अध्यक्ष करता है। समझ में आया दोस्तों क्या? कि 103 के तहत राष्ट्रपति, तो 102 में सदस्यों के सामने निर्भरताओं के सामने दिया हुआ है कि कौन कौन सी निर्भरताएं, उसमें लाभ का पद, चित्त विकृत, दिवालिया, या उसने नागरिकता नहीं है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, विदेशी राज्य कोई नागरिकता ले लिया। इन 4 के संबंध में 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर इस प्रश्न को हल करता है नियोग्यताओं के संबंध में। लेकिन 5वां जो बिंदु दे रखा है, ये 5वां बिंदु इसमें दे रखा है दल बदल। इसके आधार पर जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन का अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम होता है। तो वो इसके संबंध, दल बदल के संबंध में केवल है
वो अध्यक्ष करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 60। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर कितना कर दिया? कितना कर दिया बताओ? 41% कर दिया गया। क्या किया गया? केंद्र का जो भी टैक्स शुद्ध आय मिलती है, टैक्स के माध्यम से, करों के माध्यम से जो शुद्ध आय मिलती है, उसमें 59% केंद्र रखेगा, वह 41% राज्यों को देगा। ये किस आयोग द्वारा किया गया? 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह थे 15वें वित्त आयोग के, एन.के. सिंह थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है, मार्च 2026 तक इसकी सिफारिश चल रही है। मार्च 2020 में अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 2026 तक इसकी चल रही है। 2026 तक इसकी सिफारिश लागू है, ठीक है। लेकिन 1% कम किया गया। तो पहले में जो 14वां वित्त आयोग था, जो 14वां वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी थे। ये अभी मैंने वित्त आयोग वगैरह कर आयोग कराया, उसमें पूरा डिटेल से बताया। वाई.वी. रेड्डी थे। उसने सिफारिश की थी, 14वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश की थी? 58% केंद्र को, वह राज्यों को कितना? 42%। उनका 1% कम कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि 58% राज्य रखेंगे और 42%, 58% केंद्र रखेगा जो करों से जो आय प्राप्त होगी, और राज्यों को कितना? 42% दिया जाएगा। इसमें यह भी दिया जाएगा कि अब एक राज्य कम हो गया है, पहले 29 राज्य थे। 31 अक्टूबर 2019 को 29 राज्य थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया है। तो अब 29 राज्यों की जगह कितने हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं। 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। 288 याद रख सकते हो, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को कमांड कर दिया गया है। तो वैसे 7 थे, 7 से 2 9 हो जाते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़े तो। लेकिन एक 2020 में कमांड कर दिया गया। किस किस को किया गया? दादर नागर हवेली और दमन दीव को कमांड कर दिया गया। अब 16वां वित्त आयोग अपन आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग से संबंधित है। तो 16वां वित्त आयोग वर्तमान में गठित किया गया है, ये आपको समझ में आ गया। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी किससे संबंधित है? ये जब नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है। पीएम करता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष यही थे। कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। इसका गठन अभी किया गया है। इसका गठन कब किया गया है? 31 दिसंबर 2023 को। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? गठन किया गया है 31 दिसंबर 2023 को। 2023 को ये गठन किया गया। ये चर्चित है तो आप इसको याद रख सकते हो। कब किया गया गठन? 31 दिसंबर 2023 को। ये रिपोर्ट कब देगा? अपनी रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर 2025 को। रिपोर्ट कब देगा? रिपोर्ट देगा ये 31 अक्टूबर 2025 को ये अपनी रिपोर्ट देगा। अपनी रिपोर्ट देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देगा। और इनकी रिपोर्ट लागू कब होगी? इनकी रिपोर्ट लागू कब होगी? 2026 से 2031 तक, 5 साल के लिए। अनुच्छेद 280 में लिख रखा है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के संबंध में वर्णन है। 281 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को रखेगा, राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाएगा, वो अलग है। तो 280 में वित्त आयोग का गठन है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, एक अनुच्छेद 280 में, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी है, जो 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग बना था योजना आयोग की जगह, तो उसके पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये अरविंद पनगड़िया जी थे। और ये कब गठन किया गया इसका? 16वें वित्त आयोग का 31 दिसंबर 2023 को। ये रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को देगा। और लागू कब होगी? 2026 से 2031। 1 अप्रैल से अपना वित्त वर्ष शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च
2031 तक इसकी रिपोर्ट, 5 वर्ष तक इसकी रिपोर्ट लागू होगी। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाल ही देता है। संविधानेतर भी कह सकते हो और इसे गैर संवैधानिक भी कह सकते हो। गैर संवैधानिक, इसका मतलब है संविधानेतर मतलब संविधान से इतर, संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। गैर संवैधानिक, संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। संविधानेतर मतलब संविधान से इतर, संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। और उसके अलावा ये अगर विधिक आयोग होता तो अपन केवल संविधानेतर और गैर संवैधानिक शब्द यूज करते, लेकिन ये विधि आयोग नहीं है। इसमें जो नीति आयोग है वो इसे गैर विधिक भी कह सकते हैं, गैर वैधानिक भी कह सकते हैं, गैर वैधानिक। ये वीडियो अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पुटअप होता है गैर वैधानिक। गैर वैधानिक मतलब ये विधिक भी नहीं है। मैंने बताया था संवैधानिक आयोग जिनका संविधान में कहीं न कहीं वर्णन किसी न किसी अनुच्छेद में दिया हो। वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये क्या संवैधानिक आयोग है, संविधान किसी न किसी अनुच्छेद में इनका वर्णन है। दूसरा होता है गैर संवैधानिक या संवैधानेतर, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। उसमें 2 प्रकार के बताए थे, एक गैर वैधानिक बताया था। गैर वैधानिक में किसी अधिनियम, संसद के किसी कानून से जो बनते हैं, जैसे महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, तो इस तरह के आयोग, बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण, बच्चों से संबंधित बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो वो गैर वैधानिक आयोग है। इसके अलावा एक होता है कार्यकारी निकाय या कार्यकारी आयोग भी कह सकते हैं, या कार्यकारी आदेश द्वारा गठित या मंत्रिमंडल के संकल्प प्रस्ताव द्वारा गठित होते हैं। उनमें एक नीति आयोग है, एक योजना आयोग है, जो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, और उसके जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद है, आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप बता सकते हो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इसमें अंतर क्या है? ये जो योजना आयोग था ये टॉप टू बॉटम चलता था, टॉप टू बॉटम चलता था, और जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप चलता है, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप चलता है। ये इसमें मुख्य अंतर है। इसमें सचिव का पद था, नीति आयोग में है मुख्य कार्यकारी का पद है। वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष है और वो इसके हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो है परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, वो तीसरी सुमन बेरी है। उससे पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी भी रहे, और 3 अब तक बने हैं। वो सारा आपको उस वीडियो में अच्छे से मैंने बता दिया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई, 1 जनवरी 2015 में हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से? नहीं। संसद के एक अधिनियम से? नहीं। संसद के अधिनियम से होती तो कौन सा होता? विधिक आयोग। वैधानिक आयोग कह सकते हैं, साविधिक आयोग कह सकते हैं, इसे विधिक आयोग भी कह सकते हैं, साविधिक आयोग भी कह सकते हैं, लेकिन होता गैर संवैधानिक है, संविधान में जिसका वर्णन नहीं हो। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव कह दियो या संकल्प प्रस्ताव कह दियो, या मंत्रिमंडल के संकल्प प्रस्ताव द्वारा। इस शब्दावली का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पॉलिटिकल में आपके कोई दिक्कत नहीं आई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो गठन किया गया, स्थापना किसे? संघीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव द्वारा की गई। ये विधिक आयोग वाला, संवैधानिक गैर संवैधानिक वाला, वो आप देख लेना। अंतिम आपका 8वां टॉपिक है संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, केंद्रीय आयोग और बोर्ड, ये टॉपिक का नाम है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 64। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नेता कौन थे? JB कृपलानी जी थे। कब लेके आए? 1963 में। किसके खिलाफ लेके आए? नेहरू जी के खिलाफ लेके आए। जैसे चीन युद्ध का समाप्त हुआ, जैसे चीन युद्ध के तुरंत बाद, चीन ने अपने 1962 में भारत पर हमला किया था, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ 1963 में JL नेहरू सरकार के खिलाफ,
JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। पहला अविश्वास प्रस्ताव यही था, पहला अविश्वास प्रस्ताव यही था। और अब तक कितने अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं? 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, 28 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। केवल और कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है दोस्तों। सरकार को, कार्यपालिका को, मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए लाया जाता है, कार्यपालिका को हटाने के लिए लाया जाता है। अंतिम दो है, अंतिम दो, एक तो पहले टीडीपी लेके आई थी मोदी के खिलाफ, और एक लास्ट में 2023 में। अंतिम जो 28वां है 2023 में, अंतिम जो 28वां है वो 2023 में कांग्रेस अलायंस से गौरव गोगोई जी लेके आए थे, गौरव गोगोई जी लेके आए थे मणिपुर मामले पर। मणिपुर का जो मामला है इसमें पर प्रधानमंत्री को ये अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें अपना बहुमत साबित करके दिखाना होता है और इसके संबंध में जो मुद्दा लेके है उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, जवाबदेही देनी होती है, अपनी जवाबदेही के रूप में उसको जवाब देना होता है। तो ये आपका सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव। एक विश्वास प्रस्ताव, इसमें एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो तो क्या है, विपक्ष लेके आता है, और एक होता है विश्वास प्रस्ताव, वो है वो सत्ता में जो दल बैठा है वो दल, वो खुद सरकार में जो दल बैठा है वो खुद लेके आता है। उसमें अगर दोनों एक साथ आ जाए तो फिर विश्वास प्रस्ताव मान्य होता है, क्योंकि जब अपन अविश्वास प्रस्ताव लेके आए कि आप बहुमत साबित करके दिखाओ, उससे पहले वो विश्वास प्रस्ताव लेके आ जाए तो उनको, अपन को अविश्वास प्रस्ताव का फिर मान्य नहीं होगा, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव वो खुद लेके आ रहे हैं, खुद ही अपना विश्वास साबित करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। तो फिर दोनों एक साथ आ जाए तो विश्वास प्रस्ताव मान्य होता है। ये देख लेना, विश्वास प्रस्ताव अब तक कितने आए हैं? शायद 12 आए हैं, और अविश्वास प्रस्ताव कितने आए हैं? 28 आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 65 नंबर, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित, जी पानी ले थोड़ा, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का समारंभ हुआ। शुरुआत कब हुई? कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, 2005 के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? कई बार ये पूछ लेता है, हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा था सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ हुई, तो वहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश ये दे रखा था, तो हमने भी राजस्थान किया था। लेकिन आरपीसी ने जो फर्स्ट की जारी की थी, प्रथम की जारी की थी, उसमें क्या मानना था? मध्य प्रदेश मान लिया था, और बाद में वो फाइनल की आई तब उन्होंने कौन सा माना था? राजस्थानी माना। तो शुरुआत सूचना के अधिकार की शुरुआत है कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। तभी मैं आपको कहता हूँ प्रवेश ईयर की जो क्वेश्चनों की जो बुकें आती है, जो लोकल थिंकर लिखते हैं, जो लोकल अलग अलग बात के नए नए जो लेख उभर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी का लेक्चरर वो पॉलिटिकल के बारे में लिख रहा है, तो वो गलती यही करते हैं, आरपीसी से मैटर तो उठा लेते हैं, या तो देखते टाइम वो गलती कर देते हैं, या फिर फाइनल आंसर की के अनुसार उत्तर नहीं देते, वो फर्स्ट की उठा लेते हैं और फर्स्ट की के अनुसार उत्तर देते हैं, आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के आपको गलती नहीं करनी है, आपको ऑथेंटिक जो बुकें चल रही है, पहले से जिस पे विश्वास है, जो परखी गई है, अपने विश्वास पे खरी उतरी है, वो ही बुकें पढ़नी है साथियों। सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। ये पर्टिकुलर स्थान भी पूछ सकता है, तो चांद गेट, चांद गेट ब्यावर, पहले तो जिला अजमेर था, ब्यावर को खुद को जिला बना दिया गया है, तो वो देख लेना ब्यावर दे या अजमेर दे। अगर ब्यावर नहीं देता है, सीधा अजमेर देता है, तो आपको अजमेर ही करना है, और नए जिलों के हिसाब से अजमेर और ब्यावर दोनों दे दे तो आपको ब्यावर करना है। कब हुई? 1995 में, 1995 में। इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? मेन जो नेतृत्व करता थी वो अरुणा रॉय थी, अरुणा रॉय, अरुणा रॉय थी, अरुणा रॉय जो एक आईएएस अधिकारी थी,
आईएएस अधिकारी थे, तभी आज पहचान है। आईएएस तो बहुत बने हैं, लेकिन जो अलग हटके जो काम करता है उनकी पहचान बनती है। अरुणा रॉय जी थे, ये पश्चिम बंगाल से थी, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, पश्चिम बंगाल से थी। और इसके साथ एक दो सदस्य और थे, जैसे निखिल डे, इस तरह से एक दो सदस्य और थे। और इनका जो संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये संगठन का नाम भी पूछ सकता है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये पूछ सकता अधिकार के लिए मांग उठाने वाला कौन सा संगठन था, तो ये था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसका नेतृत्व कर रही थी अरुणा राय और निखिल डे। ठीक है, 1995 में चांदगेट, ब्यावर, अजमेर से शुरुआत हुई। जिला आपको देखना है, और सीधा पूछे स्टेट पूछ ले तो राजस्थान से हुई। और 12 अक्टूबर 2005 को फिर ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आरटीआई एक्ट लाया गया 2005 में, आरटीआई एक्ट लाया गया 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, वो 2009 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो अधिनियम लाया गया, ये 2005 में लाया गया। इसके तहत फिर 12 अक्टूबर 2005 को ये सूचना का अधिकार अधिनियम है वो पूरे भारत में लागू हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष। अभी मैंने आयोग करवाए थे 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर। ये पहले यहाँ पर क्या था, पहले 5 वर्ष था, पहले क्या था, 5 वर्ष था। 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया, संशोधन अधिनियम 2019, संशोधन अधिनियम 2019। उसको जाके अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, मैंने सारी चीजें बताई उसमें क्या संशोधन किया गया था। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है वो ही मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, ये गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है और एक विधिक आयोग है। एक साविधिक कह दो, एक वैधानिक आयोग है। कोई किसी अधिनियम द्वारा संसद अधिनियम बना के जब लाती है तब इसे वैधानिक आयोग कहते हैं। तो संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मुख्य न्यायाधीश ही इसका, पहले क्या था, मुख्य न्यायाधीश इसका बन सकता था। इसमें 2 बार संशोधन, एक बार 2006 में और एक बार 2019 में। तो इसमें यह संशोधन किया गया था। अब एक तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। सदस्यों में 2 सदस्य थे, उनकी जगह सदस्य अब बाद में 3 कर दिए गए। 2 सदस्य जो ऊपर वाले थे वो यथावत रहे, 2 सदस्य और थे, उन टोटल मतलब 5 सदस्य और कर दिए गए। तो 2 सदस्य जो नीचे वाले थे उनमें एक महिला अनिवार्य रूप से कर दी गई, एक महिला होगी इसमें। ठीक है, तो ये सारी पढ़ लेना। 3 वर्ष और 70 वर्ष की गई, वो भी संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा की गई। तो हमारा जो संशोधन अधिनियम आ गया 2019, उसके आंकड़े पढ़ने, उससे पहले की कोई पुरानी किताब मत देखना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग अधिनियम अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ये ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया। 68 नंबर, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, ये क्या है? इसमें सबसे ज्यादा चक्कर पड़ता है। मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक, नैसर्गिक लिखा आ सकता है, प्राकृतिक लिखा है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ये तो नहीं है। न मूल अधिकार है, न नैसर्गिक अधिकार है, ये न संवैधानिक अधिकार है। संविधान में मताधिकार के लिए दे रखा है, लेकिन मत का जो अधिकार है या निर्वाचित होने का अधिकार है वो केवल और केवल विधिक अधिकार है। केवल और केवल क्या है? विधिक अधिकार है। जो मतदान का अधिकार है केवल और केवल विधिक अधिकार है। 2009 में कुलदीप नायर बनाम कार को एक वाद आयो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक और संवैधानिक अधिकार। तो 2009 में एक वाद आया था
कुलदीप नायर बनाम भारत सरकार। 2009 में एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। कुलदीप नायर पत्रकार थे, कुलदीप नायर बनाम भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदान का जो अधिकार है वो केवल और केवल विधिक अधिकार है, संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। हमने जब निर्वाचन आयोग पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? अब इसमें आपको पूछ ले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयु पदावधि होती है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष होती है। हमने ये पढ़ा था इनकी शक्तियों में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी शक्तियां है वो समान होती है, और वेतन भत्ते भी समान होते हैं, वेतन भत्ते भी समान होते हैं। तो फिर इनमें अंतर क्या होता है? इनमें एक तो अंतर होता है पदावधि का। पदावधि मुख्य की होती है 6 और 65 वर्ष जो भी पहले हो। और अन्य की बात करें, अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो 6/62 वर्ष जो भी पहले हो। एक इनका हटाने का, जो हटाया जाता है उसको हटाने में अंतर है, इसको हटाने के लिए, ठीक है ना, हटाने में इनमें अंतर है। अगर मुख्य निर्वाचन को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाली विधि से हटाया जाता है। वही संसद में दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है। तो इसमें क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त में शक्तियां इनकी समान होती है और इनके वेतन भत्ते भी समान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश का वेतन भत्ते कितने होते हैं? तो वेतन भत्ते इनके 2,50,000 रुपये इनका वेतन भत्ता होता है। सीजेआई का तो 280 होता है। तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना सीजे, उसके बराबर होता है सीजे हाईकोर्ट का, एससी का, इसका भी 2.50 होता है। अन्य की बात करें तो 2.25 लाख, 2,25,000, ठीक है। लेकिन पदावधि है वो अलग अलग है। पदावधि 665 है, अन्य की बात करें तो 662 है। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाली विधि से हटाया जाता है किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 2009 में ऐसा एक मामला आया था। एन गोपालन मुख्य न्यायाधीश थे और नवीन चावला जी अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनको हटाने के लिए सिफारिश की थी। उस टाइम में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, उन्होंने फिर बाद में उसको हटाया नहीं। तो ये मैंने सारा आपको आयोग वाले इस टॉपिक में, केंद्रीय आयोग ओब्लिक बोर्ड वाले में सारा बता दिया है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है? अपना पहला क्वेश्चन इस तरह का था, विधि का समान संरक्षण हमने कहां से उठाया है? यूएस से उठाया है। ये सकारात्मक है, क्योंकि समान संरक्षण का मतलब है समान के साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है। और अलग दूसरों को जो है उनको विशेष अधिकार भी दिए जा सकते हैं, आरक्षण वगैरह वो है, तो ये सकारात्मक है। और विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड से, एक मैंने बुक भी बता दी थी जिसमें बीएन राव का वो वर्णन करके ये कहता है कि विमर संविधान जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया, लेकिन ये इंग्लैंड में चलता है। हम ज़्यादा किताबों में इंग्लैंड ही पढ़ते हैं। ये नकारात्मक है थोड़ा। विधि के समक्ष समानता, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो कोई हो, सब है, विधि के समक्ष सब है, वो समान है। तो ये थोड़ा नकारात्मक है। ये दोनों अनुच्छेद 14 में, ये दोनों अनुच्छेद है वो अनुच्छेद
14 में दिए हुए हैं। अपने मौलिक अधिकार शुरू होते हैं ना 12 से लेके 35 तक, तो अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, तो अपन कहाँ से लिया गया है इस संबंध में पूछा गया। तो विधि के समान संरक्षण पहला ही क्वेश्चन ये था अपना स्टार्टिंग का, और विधि के समक्ष समानता दोनों में वर्णन कर लिया गया है। इसने पूछा है कि जापान के संविधान से लिया गया है, वो लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से जो लिया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 21। ये कहाँ पे दिया हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। तो ये तीनों में डिफरेंस आपको समझना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन मंडल भी आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति महाभियोग ये आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का सीधा निर्वाचन पूछ ले, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, 12 सदस्य मनोनीत है वो भी लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और प्रस्तावना की प्रथम व अंतिम जो है एतद द्वारा हम संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम में आत्मर्पित करते हैं। और हम आयर के लोग हैं वहाँ, हम भारत के लोग, तो वहाँ से उठाया गया है। वैसे अमेरिका से भी उठाया गया है, वी द पीपल वहाँ भी लिखा हुआ है। तो पहला संविधान लिखित है अमेरिका, तो अपन अमेरिका मानते हैं। लेकिन निर्वाचन, राष्ट्रपति का सीधा निर्वाचन पूछ ले तो वो अमेरिका से लिया गया है। ये डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और टेलीग्राम पर इसके सबूत भी मैं आपको भेज चुका हूँ। यहीं पे अपन गलती करते हैं, फिर कहते हैं सर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहां से लिया गया है? अब बताओ, न्यायिक पुनर्लोकन कहां पे है? दो ही देशों में चलता है न्यायिक पुनर्लोकन। कहां पे चलता है? एक तो भारत में चलता है, दूसरे देश का नाम बताओ कहां पे चलता है? यूएसए में चलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दो में चलता है। तो कहां से उठाया आपने? अमेरिका से उठाया संरक्षक के रूप में। संविधान सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहां से है? जो भी कानून है वो संविधान के अगर अनुकूल नहीं है, अगर प्रतिकूल है, संविधान के विरुद्ध कोई कानून संसद बनाती है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देगी। ये हमें कहाँ दिखाई देता है? संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है न्यायिक पुनर्लोकन, लेकिन 13(2) में ये दिखाई देता है। इस तरह के कानून बनाने पे न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। 72, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। ये शब्द देखना है अब आपको। नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है पात्र। कब पात्र नहीं है? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है? अगर वो मुख्यमंत्री है, इसका मतलब विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हैं, तो उसमें संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो मुख्यमंत्री करेगा मतदान। लेकिन उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, इसका कोई मतलब नहीं है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ये सही है। उच्च सदन का मतलब है विधानमंडल की उच्च सदन। उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन होते हैं एक, दूसरा तो उसे विधान परिषद कहते हैं। जैसे ही अपन बात करते हैं संसद, संसद में राष्ट्रपति भी आता है, तीनों अंग है, घटक हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सदन पूछे तो दो ही बताना है। उसी तरह विधानमंडल की बात करें तो इसमें राज्यपाल भी आता है, क्योंकि राज्यपाल जब तक कोई कानून आता है, कोई प्रस्ताव आता है कानून बनने के लिए, तो उस पर जब तक उसके हस्ताक्षर नहीं हो वो कानून नहीं बन पाएगा। तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, निम्न सदन विधानसभा, विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है। लेकिन अगर सदन पूछे तो दो ही है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा कि भाग कौन कौन लेते हैं? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और अगर महाभियोग की बात करें तो विधानसभा भी फिर भाग नहीं लेती, फिर संसद के सारे सदस्य लेते हैं, संसद के सदस्य लेते हैं। इतना लिखा है संसद के सदस्य, उसमें निर्वाचित वाला लफड़ा नहीं है, उसमें तो के 12 मनोनीत सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। तो फिर विधान परिषद नहीं लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में केवल संसद के सारा ही सदस्य ले हुआ है, 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, निम्न सदन का सदस्य मतलब विधानसभा, निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा, तो फिर वो भाग लेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेते हैं विधानसभा का, तो फिर वो भाग लेगा।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है। ब्रिटिश राजा है वो वंशानुगत होता है और भारत एक गणराज्य है, वंशानुगत होता है। भारत एक गणराज्य, तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होता है, तभी तो हम गणराज्य कहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी, 24 जनवरी 1950 को उनका निर्वाचन हुआ था। तो अपना राज्य क्या है? एक गणराज्य है। भारत राज्य है वो एक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं मिलता। उसमें भारत के राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि अपने संसदीय व्यवस्था है। वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। और राष्ट्रपति में यहाँ दोहरी कार्यपालिका नहीं होती। अध्यक्ष आत्मव्यवस्था है तो दोहरी कार्यपालिका नहीं होती। तो नाम मात्र और वास्तविक दोनों ही एक ही व्यक्ति होता है अध्यक्ष आत्मव्यवस्था में, वो राष्ट्रपति होता है। तो इसमें से ए सही है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, भिन्न होता है तो बिल्कुल भिन्न होता है, और ए गलत है, बिल्कुल ही गलत है। 74 नंबर, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता? नीति आयोग की करता है, योजना आयोग की करता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, सबका कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद कह दो, राष्ट्रीय एकता परिषद कर दो, इसका गठन 1961 में हुआ था। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वित्त आयोग की नहीं करता। वित्त आयोग के अलग अध्यक्ष होते हैं। 16वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ है 2023 में, दिसंबर 2023 में। उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी है। अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो प्रथम नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी करता है। इसमें लिखा है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। इसका सचिव होगा, योजना आयोग का वही सचिव इसका होगा 1952 में। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वित्त आयोग है इसमें। ठीक है, नीति आयोग का होता है राष्ट्रीय एकता परिषद कह दो, एकीकरण परिषद कह दो, 1961 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। अंतिम क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित नौ पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 75(3) में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75(3) में। 75 क्लोज 1, 2, 3 क्लोज 6 तक चलते हैं। ठीक है ना, तो 75(3) में सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं? नहीं, गलत है। संघ के मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किस में लिखा हुआ है? 75 क्लोज 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 क्लोज 2 में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ अपना वीडियो सॉल्यूशन, पहले टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, राजनीति विज्ञान का जो पहला टेस्ट था उसका वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नेगेटिव सोच से बचिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।